जैसा हमने पिछले क्लास में सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तो अब इस क्लास से हम स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन टॉपिक हमको पढ़ना है पूरे इस सब्जेक्ट में। तो आपको पहला यूनिट क्या था, इंट्रोडक्शन। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। आप लोगों को मैंने उससे बताया था सिलेबस में कि इंट्रोडक्शन पार्ट दोनों के लिए होगा, बीटेक के लिए भी होगा और डिप्लोमा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, माय नेम इज राम आशीष सिंह, आई हैव डन एमटेक फ्रॉम NIT राउरकेला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को, दैट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बातें जाननी जरूरी है। जैसे हम इस सब्जेक्ट को आखिर पढ़ के रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब इसको पढ़ने की ज़रूरत हमको पड़ी क्यों। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक बीम, मतलब आपको एक बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है। उस बिल्डिंग में बीम होंगे, कॉलम होंगे, फुटिंग होगी। अब इन सब का डिज़ाइन हमें करना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं बीम का। मान लीजिए ये बीम है, ये बीम की लेंथ है और इसका क्रॉस सेक्शन है। जो क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन है, ये B है और ये D है। ठीक है, अब इस बीम को डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइन में हम मेनली करते क्या हैं, डिज़ाइन में हम मेनली क्या करते हैं, जो क्रॉस सेक्शन होता है उसकी हम साइज़ को पता करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और साइज़ के साथ साथ हम उसके एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करते हैं। और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम उसकी जो हमारे रेनफोर्समेंट है उसके बीच की स्पेसिंग क्या है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बीम को हम डिज़ाइन क्यों कर पाएँ, क्योंकि इस बीम को डिज़ाइन करने से पहले हमको पता था इस बीम पे एक्सियल फोर्स कितना आया था, शियर फोर्स कितना आया था, बेंडिंग मोमेंट कितना आया था, ट्विस्टिंग मोमेंट कितना आया था। ये सब चीज़ें हमको पहले से पता थी, तब हम इस बीम को डिज़ाइन कर पाएँ। अब ये सब चीज़ें पता कैसे लगी, इस सब चीज़ें पता लगी हमारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस से। इसीलिए हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ एनालिसिस पार्ट एंड डिज़ाइन पार्ट। अब एनालिसिस में हम किससे क्या करना होता है, मेनली हमें एनालिसिस में हम फोर्स के साथ गेम खेलते हैं। अब इस फोर्स के साथ गेम खेलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमको आवश्यकता पड़ेगी स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, और एक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जिसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं, जो आप प्रीवियस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ चुके होंगे। ठीक, और इस सब्जेक्ट में हमको जो फोर्स निकालना हो विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। और डिज़ाइन पार्ट हमको क्या है, क्रॉस सेक्शन साइज़ निकालनी है, ST निकालना, उसके भी रेनफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग निकालनी है। इस सब को निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है RCC, जो रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर एंड PSC की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी आप लोग अगर आप हायर स्टडी करते हैं तो आप वहाँ आपको सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा। जैसे एक आता है स्टैट प्रो हो गया, ETAB हो गया, SAP 2000 हो गया। इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले आपको इस स्ट्रक्चर एनालिसिस की जानकारी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कितना ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो डिज़ाइन करने से पहले उसका एनालिसिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझ में आ गया। क्योंकि बिना एनालिसिस के हम किसी चीज़ की डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। किसी चीज़ की डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस में क्या हम फाइंड आउट करेंगे, एक्सियल फोर्स कितना आ रहा है, शियर फोर्स कितना आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट है, ट्विस्टिंग मोमेंट, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे स्लोप भी निकाल सकते हैं, यहीं पे स्लोप भी पता चलता है, डिफ्लेक्शन भी पता चलता है। तो बहुत सारी चीज़ हमको पता चलती है। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोगों को PDF मिल जाएगा इसका। ठीक है, बाकी हम स्टार्ट करते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, अब इस सब्जेक्ट की स्टार्ट करते हैं तो पहले हमको जानना है कि स्ट्रक्चर होता क्या आखिर। तो स्ट्रक्चर की एक डिफिनीशन लिखाई गई है, जनरल डिफिनीशन क्या है, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स यूज टू सपोर्ट लोड्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि मान लीजिए अपने आप को एज्यूम की लीजिए, मान लीजिए आप खुद एक स्ट्रक्चर है। मान लीजिए आप कोई भी हैवी चीज़ जब उठाते हैं, अपने सर पे उठाते हैं, जाहिर सी बात उसको उठाने के बाद आप हल्का सा डिफ्लेक्ट होते हैं। डिफ्लेक्ट होने के बाद एक रेजिस्टेंस अपने अंदर सेटअप करते हैं, उसके बाद अपने सारे लोड को ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करते हैं और आप स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं। तो आप खुद एक स्ट्रक्चर हुए। अब यह क्या है, कम्बिनेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। कम्बिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, हमारा बॉडी क्या है, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स से मिलकर बना, हैंड हो गया, आपका लेग हो गया, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हमारा मिलके बना हुआ है। हम खुद अपनी बॉडी खुद एक स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करती है। तो ये हो गया जनरल डिफिनीशन। अब हम आते हैं इंजीनियरिंग डिफिनीशन, मतलब जो हमारे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज स्ट्रक्चर, डिफाइन स्ट्रक्चर, तो हम उसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे है देखो जो डिफिनीसन है, इट इज़ ए डिफॉर्मेबल बॉडी अंडरगो डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग। ठीक है, इट इज़ ए डिफॉर्मेबल बॉडी अंडरगो डिफॉर्मेशन, ठीक है, undergo deformation when subjected to external loading and resistance is set up inside the body, then we will call it as a structure। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए लेट अस सपोज ये आपकी एक बीम है, ठीक है, ये आप एक की बीम है, ये बीम है, मान लीजिए इस पर लोड को लगाते हैं, लोड को लगाएं, एक्सटर्नल लोड लगाएं तो डिफॉर्म हुई है, जब लोड को अभी लोड को हटाएंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। मतलब डिफॉर्मेबल बॉडी अंडरगो डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज सेट, रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस इज सेटअप इनसाइड द बॉडी, मतलब वो इतना रेजिस्टेंस सेटअप कर रहा है कि वो जो भी लोड लग रहा है उसको बियर कर ले, मतलब उस लोड की वजह से उस स्ट्रक्चर का फेलियर ना हो, वही होता है रेजिस्टेंस इज सेटअप इनसाइड द बॉडी, देन वी विल कॉल इट एज स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये आपका बीम है, इसको लोड लगाएं, डिफॉर्म हुआ, लोड हटाने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। अब माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि ये भी तो हो सकता है कि उस जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी है, उसके अंदर रेजिस्टेंस जो आप बोल रहे हैं कि सेटअप इनसाइड द बॉडी, भी तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस आपका सेटअप ना हो। इफ रेजिस्टेंस इज नॉट सेटअप द इनसाइड द बॉडी, नॉट, मान लीजिए रेजिस्टेंस सेटअप ही ना हो, तो क्या कहेंगे उसे, आप बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस अगर सेटअप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर। मान लीजिए रेजिस्टेंस सेटअप ही ना हो तो उसको क्या कहेंगे आप, तो जब उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म मतलब हो गया फेलियर कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन, इसको भी समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी बीम है, ठीक है, और ये बीम है और ये पिन जॉइंटेड बीम है। ये पिन जॉइंटेड क्या होता है, आपके फर्दर अभी आगे जब बढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे फिक्स्ड रिजिड जॉइंट क्या होता है, पिन जॉइंट क्या होता है, सपोर्ट किस टाइप के होते हैं, बीम किस टाइप का, कितने टाइप का होता है, सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए एक पिन जॉइंट है जो सिंगल बोल्ट या सिंगल रिपेट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मान लीजिए इस पर हम लोड को लगाएं, लोड लगाने के बाद ये डिफ्लेक्ट हुआ, लोड को हटाएं, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, मतलब इसका फेलियर हो गया। ठीक है, देखिए ये हमारा बीम है, लोड को लगाएं, ये हमारा डिफ्लेक्ट हो गया, लोड को हटा दिए, इसी पोजीशन में है। और जो स्ट्रक्चर था, लोड को लगाएं, डिफ्लेक्ट हुआ, लोड को हटा दिए, ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, तो स्ट्रक्चर है। अब ये जो लोड को लगाने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रही, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैकेनिज्म बोल रहे हैं। मैकेनिज्म मीन्स अनस्टेबल कंडीशन। अब ये मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। जो आपका एक सब्जेक्ट आगे आएगा, स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में एक टॉपिक है प्लास्टिक एनालिसिस, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस मैकेनिज्म कंडीशन को, जब लोड लगाएं और अल्टीमेट मतलब लोड लगाने पे वो फेलियर कंडीशन में आ गया है स्ट्रक्चर, तब उसका हम एनालिसिस करेंगे इस प्लास्टिक एनालिसिस में। ठीक है, तो देखिए ये क्या था आपका, इसको आपने क्या बोला, ये क्या था, स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला आपने, मैकेनिज्म। ठीक, अब देखिए जो स्ट्रक्चर की जो शेप आती है, जो उसको ये शेप वाले लोड लगाए हैं, लोड लगाए हैं, ठीक है। लोड लगाने के बाद देखिए ये जिस शेप में बना, इसी शेप को हम बोलते हैं डिफ्लेक्टेड शेप या इलास्टिक कर्व। तो जो शेप स्ट्रक्चर में बनता है एक कर्व बनता है, बट अगर हम मैकेनिज्म में देखें तो ये मान लीजिए आपकी बीम है, इसको मैकेनिज्म में देखें तो लोड लगाने के बाद डिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन सा कर्व बन रहा है, इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा आ रहा है, एक लीनियर आ रहा है, जो एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है आपका लीनियर, डिफ्लेक्टेड शेप लीनियर, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर का एक और डिफिनीशन है, उसको देखते हैं। एनी अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स दैट कैन ट्रांसफर लोड एक्टिंग अपॉन इट टू द सपोर्ट्स एंड टू द सपोर्ट सेफली कैन बी टर्म्ड स्ट्रक्चर। आपको मैंने स्टार्टिंग बताया कि मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर हूँ, मैंने कोई हैवी चीज़ उठाई, डिफ्लेक्ट हुआ, उसके बाद सारे लोड को ट्रांसफ़र किया ग्राउंड पे। ग्राउंड क्या है, मेरा सपोर्ट है। उसी तरह स्ट्रक्चर है क्या है, मान लीजिए कोई आप लोड लगाएं और सारे लोड को उसने सपोर्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया सेफली विदाउट फेलियर, उसने फेल नहीं हुआ और उसने अपने जितना भी लोड था उसने सपोर्ट पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर। आई थिंक ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ।
चलिए हम लोगों को पता चल गया कि स्ट्रक्चर होता क्या है। अब लाइए पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है। तो स्ट्रक्चर के टाइप हम ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन निकालते हैं। देखते हैं कि डायमेंशन के बेसिस पे हमारा स्ट्रक्चर कितने टाइप का हो सकता है। तो डायमेंशन के बेसिस पे हमारा स्ट्रक्चर 3 टाइप का होता है। फर्स्ट को बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर, सेकेंड को बोलते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, थर्ड को बोलते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर या मैसिव स्ट्रक्चर। अब ये देखते हैं होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट को देखते हैं हम क्या है ये स्केलेटल स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसके 3 डायमेंशन हो सकते हैं, या तो उसकी लेंथ, या तो उसकी विड्थ, या तो उसकी डेप्थ। मतलब इसलिए बोलते हैं ना 3D डायमेंशन। ठीक, 3 डायमेंशन उसकी हो सकती है। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर में कोई एक सिंगल डायमेंशन हो, प्रीडोमिनेंट हो अदर 2 डायमेंशन पे। मतलब कोई भी स्ट्रक्चर उसका एक डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू जो अदर 2 हैं। तो इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए एक बीम है, बीम की लेंथ कितनी है 10 मीटर, और इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उसकी साइज़ है मान लीजिए विड्थ 100 mm है और ये 250 mm है इसकी डेप्थ। ठीक है, अभी देखिए 10 मीटर, इसको भी अगर mm में हम चेंज करते हैं तो 10,000 mm हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप कि ये 100 mm और 250 mm 10,000 कंपेरिजन में कितना छोटा है। मतलब जो इसकी लेंथ है वो डोमिनेट कर रही है इनके ऊपर, इसलिए इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब ये नहीं हमेशा लेंथ ही डोमिनेट करेगी, हो सकता है कोई स्ट्रक्चर हो जिस जहाँ पे विड्थ बहुत ज़्यादा हो सकता है कोई और स्ट्रक्चर हो जिससे जहाँ पे डेप्थ ज़्यादा हो, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई एक डायमेंशन हो प्रीडोमिनेंट करेगी अदर 2 डायमेंशन पे, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आप खुद सोचिए, क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके। बीम हो सकता है, अभी एग्जाम्पल हमने दिया था बीम का। फ्रेम हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लाइए सेकंड देखते हैं सरफेस स्ट्रक्चर। आपने फर्स्ट में देखा स्केलेटल स्ट्रक्चर में आपने देखा कि कोई एक डायमेंशन प्रीडोमिनेंट है अदर डायमेंशन पे। तो अब सरफेस स्ट्रक्चर क्या होगा, सरफेस स्ट्रक्चर में बस कोई 2 डायमेंशन प्रीडोमिनेंट होगी तीसरे पे। मान लीजिए यल भी बहुत ज़्यादा है, बी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन डी बहुत कम है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम सरफेस स्ट्रक्चर। अब इसका कोई एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। आप लोग को डेली एग्जांपल दिखता है, आप लोग मतलब डेली उस पर शाम के टाइम में टहलने घूमने जाते होंगे। स्लैब, जो आपकी छत बनी हुई है स्लैब, उसमें आप देख सकते हैं उसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत छोटी होती है। बाकी लेंथ ब्रेथ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उसकी थिकनेस क्या होती है, काफ़ी छोटी होती है। तो सरफेस स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है, स्लैब। ठीक है, सॉलिड स्ट्रक्चर, मैसिव स्ट्रक्चर। अब ये जब ये दोनों क्लियर ही हो गया तो आप तो ये बता ही सकते हैं होता क्या है। इसमें 1 डायमेंशन प्रीडोमिनेंट था, इसमें 2 डायमेंशन प्रीडोमिनेंट, इसमें क्या होगा 3 डायमेंशन प्रीडोमिनेंट होगा। यानी इसमें तीनों डायमेंशन होगा, किसी भी डायमेंशन को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब तीनों डायमेंशन की खासियत, मतलब तीनों डायमेंशन एक दूसरे पे भारी पड़ा, मतलब तीनों बहुत ज़्यादा है। एल भी ज़्यादा होगा, बी भी ज़्यादा होगा, डी भी ज़्यादा होगा। अब इसका एग्जांपल बताइए क्या हो सकता है। इसका एग्जांपल डैम हो गया, फुटिंग हो गई। ठीक है, बाकी अब इस जो हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर, इसमें हमको स्केलेटल स्ट्रक्चर को डील करना है। ठीक है, बाकी जो 2 स्ट्रक्चर हैं इसको हमको नहीं पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, बस हमको स्केलेटल स्ट्रक्चर में ही डील करना है। तो बीम हो गया, फ्रेम हो गया, ट्रस हो गया। ठीक है, इसको हमको डील करना है। तो आगे का लेक्चर फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके, थैंक यू।